वो लोग हैं जिनके फैमिली में किसी न किसी की जान नक्सली हिंसा में गई है, और ये सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स किसी न किसी फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। और हमें लगा कि क्योंकि हमारा ये जो गाना है ये एक ट्रिब्यूट है हर माँ को, हर फैमिली मेम्बर को जो अपने बच्चों को खोते हैं, एक माइंडलेस वायलेंस का जो सिलसिला चल रहा है उसमें आप सोचिए कि पाकिस्तान के साथ जो 3 युद्ध हुए उसमें हमने 8,700 के करीब जवान खोए हैं, लेकिन देश के अंदर हमारे ही देश के लोगों ने हमारे देश के 15,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी ऑफिसर्स को शहीद किया है। तो ये गाना जो है ये हम चाहते थे कि इनको बुला के इनको समर्पित करें और इनके थ्रू हर उस सिक्योरिटी ऑफिसर के फैमिली को समर्पित करें जिन्होंने किसी न किसी को खोया है। सो प्लीज़ लेट देम कम ऑन द स्टेज एंड वी आर गोइंग टू गो ऑफ द स्टेज। गाना इसके बाद हम प्ले करेंगे 2 बार। आफ्टर दैट कुछ कहानियाँ ये लोग नरेट करेंगे। प्लीज़ तालियां मैं चाहूंगा कि सभी मीडिया फिट जोरदार हो जाएं, बिकॉज ये छत्तीसगढ़ से स्पेशली हमारे लिए आज यहाँ पे मौजूद हुए हैं। इन सब के लिए बहुत मुश्किल घड़ियाँ रही हैं, तो हम 2 बार गाना प्ले करेंगे और उसके बाद हम कुछ कहानियाँ सुनेंगे इन्होंने क्या झेला है। एंड देन ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर एनी ऑफ अस। Um, of course, you know, it's a very emotional moment for Jessica, and um, it's given us goosebumps and made everybody speechless. So. ये जो आपने अभी देखा है ये बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरे पापा ऐसे ही उनका डेथ हुआ था, ऐसे ही शहीद हुए थे। वो उस दिन रविवार था और इट वाज अ हॉलीडे, और वहाँ ऑफिस से फ़ोन आता है कि जवानों को इकट्ठा करो क्योंकि नक्सलियों ने गांव के लोगों को बंदी बना कर रखा हो। तो वो सारे लोग इकट्ठे हुए और नक्सली ये जानते थे कि अगर गांव लोगों को अगर हम बंदी बना कर रखेंगे तो ये लोग भागकर ज़रूर आएंगे उनको बचाने के लिए। ये उनका प्री प्लान था। तो उन्होंने क्या किया कि रोड पे ही बहुत बड़ा बॉम्ब को पहले ही प्लान करके रखे हुए थे। जैसी गाड़ी पार हुई है वो बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया उन्होंने गाड़ी। उस दिन 23 जो थे मेरे पापा भी थे उसमें वो शहीद हुए। और ऐसे हम पुलिस लाइन में रहते थे जो बहुत ही पास था, और पुलिस लाइन को कांटेक्ट करना बहुत आसान था क्योंकि उस वक्त पे टेलीफोन्स वगैरह नहीं हुआ करते थे। ये बात 2000 की है। तो उस वक्त जो पास में होते थे उनको जल्द से बुलाया गया और वो लोग गए, और उस रोज़ जो है पूरे घर में लाशों से भरा हुआ था वो पूरा कॉलोनी। और बॉम्ब ब्लास्ट में कईयों के बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले थे। तो ये जो दिखाया था एकदम ताज़ा हो गया था, इसलिए आई कुड नॉट कंट्रोल, आई गॉट वेरी ओवरवेल्म्ड। आई एम सॉरी, बट आई एम ग्लैड कि आपने ये बनाया है, एंड वेरी थैंकफुल कि आपने कि वाकई में जो हमारा बस्तर का जो जवान है, जो जवान जो सहते हैं, जो जबकि नक्सली एक भारतीय ही है और अपने ही लोगों को वो लोग ऐसे मारते हैं। और हमारे देश मतलब हमारे जवानों को भी ये सम्मान मिलना चाहिए। और ये स्टोरी से आप जानिए कि सच में ये सच बात है, ये झूठ बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि ये हमने देखा है, हम पे बीती है ये बात। तो मैं बस इतना बोल के समाप्त करना चाहूँगी। जीरम हमले में शहीद जवान की बेटर 5 है, तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ कुछ शब्द हमारे साथ शेयर करें। मैं आज पहली बार इतने लोगों के सामने आई हूँ, कभी माइक में भी नहीं बोली हूँ। उस दिन कांग्रेस परिवर्तन यात्रा में ये महेंद्र कर्मा के फॉलो गार्ड में थे, उन्हीं के साथ गए थे सुकमा, और वापस आते समय उनको नक्सली हमला कर दिए और उसमें वो गड्ढा में थे, उसमें उसको गोली लग गई और वे नहीं बचे। हम लोग तो इंतज़ार करते रहे, आएंगे आएंगे बोल के उनको, लेकिन दूसरे दिन पता चला हम लोग को 36 घंटा होने के बाद हम लोग को पता चला कि वो अभी नहीं रहे बोल के। और हम लोग को नाम भी नहीं पता, जो ये वो कर रहे हैं, प्रस्तुत करवा रहे हैं, नाम तो नहीं बोल पा रही हूँ। तो वो मौका दिया हम लोग को आपके सामने बोलने के लिए, इसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बस इतना ही कह के अंत करती हूँ। मेरे फादर का 1998 में डेथ हुआ था तरेम नक्सली अटैक में। वो मेरी मम्मी उस दिन करवा चौथ का व्रत कर रहे थे। उस दिन पापा का छुट्टी का डेट रहा, पर उनको कहीं ट्रक लेके जाना पड़ा, व्हीकल लेके जाना पड़ा, और आर्मी को लाने का था कहीं से। गए, जाते समय तो कुछ नहीं हुआ, आते समय जब आर्मी को लेकर वापस आ रहे थे तो उनका ब्लास्ट में डेथ हो गया। कि बस्तर की घटना सच है। मेरे पापा 2006 में बोर्ड एग्ज़ाम की ड्यूटी में शहीद हुए थे। जो नक्सली थे वो जो स्कूल वाले यूनिफॉर्म होता है वो वाले ड्रेस पहनकर हमला किए थे मेरे पापा को। और उस टाइम हम बहुत छोटे छोटे थे। मेरी बहन 2 मंथ की थी। उसको आज ये लगता है कि आज मेरे पापा रहते तो क्या होता। और उन नक्सलियों को के नाम से इतना चिढ़ती है मेरी बहन, आज वो मिल जाए तो मैं उनको क्या करूँगी ऐसा सोचती है। पर आपको उनका दर्द ज़रूर टच किया होगा। और ऐसे हज़ारों फैमिलीज़ हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के, जो इन माइंडलेस वायलेंस में जिनको अपने परिवार से किसी ना किसी को खोना पड़ता है। और इसीलिए ये फिल्म बहुत ज़रूरी है और भारत के हर इंसान को देखनी चाहिए कि हमारे ही देश के लोग हमारे ही देश के लोगों को इस तरह मार रहे हैं। हम जब बस्तर में थे तो हमें एक इंसान ने बहुत दिल दहला देने वाली बात बोली थी। वो हंसते हंसते कह रहा था लेकिन बात बहुत गंभीर थी। उसने कहा कि ऐसा है कि जब तक हमारे यहाँ 25, 30, 40 लोग नहीं मरते तब तक बड़े शहरों के मीडिया में हमारी इस बात की चर्चा नहीं होती। मतलब अगर 2-5 लोग एक साथ मर जाएं तो इसके बारे में मीडिया बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करता, ये खबर भी नहीं छपती। हमारी फिल्म में जो कहानी है कि भारत का झंडा फहराने के लिए एक औरत के पति को बहुत ही बेरहमी से मार दिया गया, टुकड़ों में काट दिया गया, आज तक कोई भी मीडिया वाला उस औरत के पास नहीं पहुंचा। तो ये एक क्यों, और इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक नैरेटिव बिल्ड जो किया गया है कि ये नक्सली जो हैं ये अच्छे हैं, ये जो हैं वो गरीबों की मदद करते हैं। आपने देखा कैसे लोगों की ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं, अपने फैमिलीज टूट रहे हैं, और इनको अच्छा दिखाने की साजिश जो चल रही है डेकेड से, उसे इस फिल्म में हमने एक्सपोज करने की कोशिश की है। So now if you have any question answers for anybody, if Dada wants to speak something, he will. But otherwise you can ask questions to them or to us, anybody, we are here. सारा डायरेक्टर से रहेगा।
आपने जैसे कि अभी इसमें दिखाया बहुत सा वायलेंस और ब्रूटलिटी दिखाया है. डू यू थिंक सेंसर वुड माइंड दैट इट माइट जस्ट डिप्ले ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स यू वांटेड टू शो ऑन द स्क्रीन? So, what you have seen is already censored by the Censor Board of India. There is a due process. They ask for evidence of everything that we are claiming to be true. केरला स्टोरी के वक्त ये प्रोसेस 2 महीने चला था. हमने 200 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स दिए थे, 2 घंटे की वीडियो फुटेज दी थी. उसके बाद वो फिल्म एक्सपर्ट्स को उन्होंने दिखाई थी जो केरला के विषय पे एक्सपर्ट होते हैं. उसके बाद उस फिल्म को सर्टिफिकेशन दिया गया था. इस फिल्म के लिए हमने सिमिलर प्रोसेसेस फॉलो किए. उन्होंने जो जो डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे हमने प्रोवाइड किए, हर एविडेंस हमने प्रोवाइड किया. एविडेंस को स्क्रूटिनाइज करने के बाद उन्होंने एक एक्सपर्ट को बुलाया था और उन्होंने उसको जब सब मटेरियल देखा, उसके बाद जब स्क्रीनिंग कमेटी ने देखी फिल्म को, तो उन्होंने इसे एडल्ट फिल्म का सर्टिफिकेट देते हुए कुछ चेंजेस के साथ क्लियर की हुई है. तो अक्सर ये धारणा होती है कि सेंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को रोकेगा, बट आई मस्ट से कि सेंसर बोर्ड ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस प्रोसेस में हमारे साथ चले हैं. कुछ चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि और भी बेहतर हो सकती थी, लेकिन आई फील के इट्स बीन अ टेरिफिक जर्नी. Yeah, Rajiv Vijayakar here from News India Times. My question is to the director. सर, ये आप कहानी है जो लाते हैं, ये जो छुपी हुई कहानियाँ हैं, इनको आप मतलब किस तरह से ढूंढते हैं? What is the process by which you land up with such stories? My next question will be for Adha, but right now आपका. ओके. बात ये है कि केरला स्टोरी और बस्तर ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है. केरला स्टोरी एक एक्सीडेंटली मैं कुछ इंसिडेंट्स के सामना हो गया था मेरा, और उसके बाद एज अ फिल्म मेकर मेरी एक प्रोसेस है कि मैं उसको ढूंढने लगे. तो केरला स्टोरी की इतने बड़े एक साजिश मेरे सामने एक एक करके स्लाइड शो की तरह आते गया और उसको मैं समेट के केरला स्टोरी बनाया था. बस्तर की हिस्ट्री थोड़ा सा अलग है. जो आइडियोलॉजी ये हिंसा का बस्तर में थोप दिए है, वो आइडियोलॉजी जिसको आप माओवाद बोलिए, रेडिकल पीसेंट मूवमेंट बोलिए या नक्सलिज्म बोलिए, ये मेरी जो जहाँ पे मेरा जन्म स्थान है नॉर्थ बंगाल में जलपाईगुड़ी, वहाँ से जस्ट 40-42 किलोमीटर दूर है नक्सलबाड़ी करके एक जगह है जहाँ पे इस आंदोलन की 1967 में शुरुआत हुई थी. 1967 से ये मूवमेंट आज तक मतलब ऑलमोस्ट लाइक 55-56 साल जैसे ये मूवमेंट इवॉल्व होता गया पूरे देश में. नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल आया, साउथ बंगाल से बिहार, फर्दर साउथ झारखंड गए, झारखंड से कालाहांडी, कोरापुट, सुंदरगढ़, बोलांगीर, मालकानगिरी उड़ीसा में, उसके बाद गढ़चिरौली, पालघर महाराष्ट्र की, और साउथ गए तो बस्तर आया, छत्तीसगढ़ की सदर्न पोर्शन आया, उसके बाद खमाम जो आज आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना, ऑलरेडी तेलंगाना में तेभागा मूवमेंट चल ही रहा था करीबन 150 साल से. जो ज़मीन की बंटवारा कैसे होगा, ज़मीन की जो उगाई होगी उसकी बंटवारा कैसे होगा, इसके ऊपर बहुत दिन से तेलंगाना में मूवमेंट चल ही रहा था और वो अब तक केरल तक गए. तो ये जो लंबा जर्नी था, और ये जो एक आप अगर इंडियन मैप में देखेंगे ये एक गलियारा जैसा है जिसको रेड कॉरिडोर बोला जाता है. तो उस समय पे मतलब इमरजेंसी की आसपास में करीबन 143 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री EWE का हिस्सा था. लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की एक कैटेगरी बनाया गया था भारत सरकार में, उसकी हिस्से में आता था. तो और बहुत ज़्यादा इसका पॉपुलैरिटी हो गया था क्योंकि देश में उस समय पे देश समहाउ ठीक नहीं चल रहा था. बेरोजगारी बोलिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलिए, कुछ भी एस्पेक्ट में इस देश में बहुत क्षोभ था, बहुत गुस्सा था लोगों की मन में. एक किस्म की एजिटेशन में सब लोग बाहर आना चाहते थे. तो ये मूवमेंट, ये आइडियोलॉजी उस मूवमेंट को पकड़ लिया था. लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है, यहाँ पे भी आपने देखे है अभी टेलर में कि 100 years ऑफ कम्युनिज्म
100 million dead. ये जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी कभी डेमोक्रेटिक सेटअप में काम नहीं किए हैं. जब से ये आइडियोलॉजी दुनिया में आए, वो चाइना बोलिए, रशिया बोलिए, कंबोडिया, अल्बानिया, कोरिया, इनको डिक्टेटरशिप की एक माहौल चाहिए. ये लोग फ्यूडलिज्म के साथ लड़ सकते हैं, एनार्किज्म के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में कभी काम नहीं किए. हमारे देश में हर 20 किलोमीटर में कल्चर बदल जाता है, भाषा बदल जाता है, खाना बदल जाता है, लोगों की व्यवहार बदल जाता है, भगवान की पूजा करने की भगवान बदल जाते हैं. तो ऐसे एक हेटेरोजेनियस सोसाइटी में कभी ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी काम नहीं की. चाइना में एक होमोजेनियस सोसाइटी था, जहाँ पे ये लोग आए, वहाँ पे पावर में आए, करोड़ों लोगों को मार दिया जो लोग उनके साथ नहीं थे, और पावर कब्जे में ले लिए. सेम रशिया में हुआ, सेम कंबोडिया में हुआ, और आप अभी जीता जाता देख रहे हैं नॉर्थ कोरिया में. तो ये आइडियोलॉजी जब भारत में आए तो गरीब लोगों के लिए एक लग रहा था कि गरीब लोगों के सामने कुछ एक बात करने की एक औजार मिला, गरीब लोगों की भाषा सरकार तक पहुंचने की. लेकिन जैसे ये आइडियोलॉजी की जो एक कण में एक इश्यूज है, जो हम उस धीरे धीरे सामने आने लगे, और तब ये इनकी जो बाकी देश में जो उनका बोलबाला था वो थोड़ा सा कम होते होते श्रिंक करते करते सेंट्रल इंडिया में, बस्तर में वो अटक गए. इसलिए कि बस्तर का दो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है. एक तो जो बस्तर जगह है वो चारों ओर इंद्रावती और गोदावरी नदी की कॉन्फ्लुएंस के वजह से उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्रा चारों ओर से घिरा हुआ है. और बस्तर की जो छत्तीसगढ़ की साधन पार्ट या बस्तर में जो अबूझमार करके जो जंगल है, करीबन 4,500-5,000 स्क्वायर किलोमीटर की एक जंगल है. वो जंगल इतना घना है जहाँ पे गूगल मैप तक पहुँच नहीं सकता. तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस उसके अंदर नहीं जा सकते. उसके अंदर 3-4 हज़ार गाँव हैं. वहाँ पे जो लोग हैं वो लोग आज भी भारत की डेमोक्रेसी के बारे में कोई आइडिया नहीं है उन लोगों की. उन लोग आज भी इन लोगों को माशिया बनते हैं, जो डरा के धमका के पिछले 50 साल में उस जगह पे उन लोगों ने अपना अखाड़ा बना के रखा है. तो आपको, जैसे मैं चाइना की बात की, रशिया की बात की, आपको जान के हैरान होगा, चाइना इतना बड़ा एक देश है, लेकिन आपको अगर मैं पूछूं चाइना की 4 शहर का नाम बोलिए, आप नहीं बोल पाएंगे. अमेरिका का 10 शहर का नाम बोल देंगे, क्योंकि इन लोगों की, इन आइडियोलॉजी की एक मोडास ऑपरेंडी ये है कि ये आइडियोलॉजी इतना सीक्रेसी मेंटेन करता है, ऐसे एक एनक्लेव बनाता है, एनकैप्सुलेट कर लेता है कि उनको जो सच्चाई वो बोलेंगे, जो सच्चाई वो दिखाएंगे, वो ही सच्चाई आपके पास, आप तक पहुंचेगा. आप उनके अंदर नहीं जा सकते. उसकी मतलब आप बिलीव करिए, मैं पिछले कई दशकों से जा रहा हूं बस्तर में, आज तक अबूझमार जंगल की ज्यादातर हिस्से तक पहुंच नहीं पाए. जगरगुंडा करके एक जगह, यहाँ पे जगरगुंडा से भी आए हुए हैं, वहां तक मैं पहुंच नहीं पाया. कुछ सिक्योरिटी फोर्स नहीं पहुंच पाता है. तो जब मुझे जैसे मैंने बोला कि मेरा जन्म हुआ और ये मूवमेंट की इवोल्यूशन होना शुरू हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट भी जगने लगा, क्योंकि ये जहाँ पे शुरू हुई थी बंगाल में, ये इसका एक भयंकर रूप हम लोगों ने देखा था. मतलब घर से बच्चे मतलब 15-16 साल के ऊपर की लड़के लड़की बाहर चले जाते थे. मतलब अपने घर में नहीं रह सकते थे. पुलिस का पर्ची पहुंच जाता था कि कल तुम्हारे बच्चों को अरेस्ट करने आएंगे. मतलब एक मैं बोलूँगा तो घंटों भर लग जाएगा कि मेरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व था. तो मैं, इसलिए मुझे इतना बारीकी से मालूम है. तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने फिल्म बनानी है मेरी ज़िंदगी में, तो सबसे पहले आया कि मुझे ये बस्तर का कहानी बोलना है, जो पूरे इंडिया से रिजेक्ट होके एक छोटा सा जगह, जहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन, जहाँ पे ज़्यादातर आदिवासी वनवासी है, और गरीब किसानों को एक बंधक बना के अपने जायदाद को कब्जे में रख दिए है. क्योंकि वहाँ से जो तेंदुपत्ता की उनको लेवी मिलता है, उनको वहाँ से जो आयरन और की वो मिलता है,
इससे एक बहुत बड़ा नेटवर्क को चलाने का मौका मिलता है इन लोगों की। तो ये एकदम घर की तरह इसको रोक के रखा है कि जहाँ पे आज तक आपने यहाँ पे एक कैरेक्टर देखा जो बंदूक लेके आग जला रहा है, लोगों को काट रहा है, हमारी जवानों को शहीद कर रहा है। वो जो कैरेक्टर, जिसको ओरिजिनल कैरेक्टर को दिमाग में रखते हुए बनाए, पिछले 25 साल से उसको पकड़ नहीं पाए इस देश की सिक्योरिटी फोर्सेस। आज भी वो लड़ाई जारी है, उसको ढूंढने की लड़ाई जारी है। अच्छी बात यह है कि पिछले 10-12 साल में बस्तर में रास्ता बनने की वो शुरू हुई। आज मुझे सुबह ये भाई साहब बोल रहे थे, रास्ता की क्या बात कर रहा है, बस्तर में रास्ता डमर या पानी से नहीं, जवानों की खून से बनता है। ये भाई साहब ने अभी मुझे आधा घंटा पहले बताए। तो ये सब सुनने के बाद और बस्तर की जंगलों में जाने के बाद, इतना खूबसूरत एक जंगल है जहाँ पे इतने बड़ी रामायण में जब दंडकारण्य की आपको मेंशन मिलेगा, इतनी रीच हिस्ट्री, इतने रीच एजुकेशन एंड कल्चर। बस्तर बैंड अगर किसी ने सुने होंगे तो आप जानेंगे कि बस्तर की म्यूजिक कितने रीच है, बस्तर की डोकरा की जो कला है वो इतने रीच है, म्यूजिक इतना रीच है। वहाँ पे जो ये खतरनाक खेल चल रहा है, खून की खेल चल रहा है, तो मुझे एज अ फिल्म मेकर लगा कि मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए। मुझे साथी मिल गया अमरनाथ, जो अमरनाथ इसी मूवमेंट में अपने जौवन की, अपने यूथ की मेजर साइन इस आइडियोलॉजी के लिए दिए। वो भी खूनखार नक्सलाइट थे। बाद में उसकी परिवर्तन हुआ और उसको लगा कि बोलना चाहिए कि यहाँ पे जवानों को जब मारा जाता है तो उसको बोला जाता है हमने कुत्ते मारे हैं। तो अमरनाथ से मिले, हम लोगों ने डिसाइड किए, रिसर्च को और तेज की। वहाँ से लोकल छत्तीसगढ़ में हमारे बहुत सारे साथियाँ मिले, जो लोग भी कोशिश कर रहे थे कि पूरे देश में इसकी खबर पहुँचाया जाए कि बस्तर में आखिर हो क्या रहा है। तब जब कॉन्फिडेंस आया तब विपुल जी से मिले। विपुल जी एक सेंसिटिव फिल्म मेकर है जो केरला स्टोरी के बनाने के बाद आप लोगों को किसी को और वो नहीं होना चाहिए कि भारत में इस तरह की प्रोड्यूसर की बहुत ही कमी है जो इतना साहस दिखा सकते हैं कि ये फिल्म बना सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में एक विडंबना ये है कि सच बोलना बहुत डिफिकल्ट है। आप सच बोलेंगे तो आपको रोकने के लिए, आपको डिस्क्रेडिट करने के लिए, आपको धमकाने के लिए हजारों के तादाद पे लोग खड़े हो जाएंगे। बोलने गए थे 3 लड़की की कहानी, केरल स्टोरी में 3 लड़की की कहानी बोलने गए तो 2 स्टेट में फिल्म बैन ही कर दिया। बोलने लगे कि हम प्रोपागेंडा करते हैं। अरे 3 लड़की, एक लड़की अभी भी अफगानिस्तान की जेल में बंद पड़ा है। वो माँ आज भी अपने 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 जस्टिस के लिए वेट कर रहा है जिनकी बेटी सुसाइड की है। तो ये सारे बोलना हमारे देश में एक विडंबना है। बड़ी हैप्पी सा, अगर मैं किसी को डिस्क्रेडिट करना, किसी को गलत बोलना नहीं चाहता, लेकिन पंजाबी शादी, गुजराती शादी और हीरो हीरोइन की पैर के नीचे दौड़ना अगर सिनेमा और एंटरटेनमेंट है तो मुझे लगता है केरल स्टोरी एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन चेंज किया है। इस देश में एंटरटेनमेंट की डेफिनेशन चेंज किया है और देश को बोला है कि हम दर्शकों को आप पागल मत बनाना, ये सारे नाचा गाना ओनली एंटरटेनमेंट नहीं है, ये भी स्टॉक ट्रूथ को सामने लाना भी एंटरटेनमेंट है। तो हमारी ये प्रयोग में नेक्स्ट है बस्तर। एंड अगेन आई से दैट विपुल जी जैसे प्रोड्यूसर अगर और आएंगे, मुझे बहुत डाउट है कि इस देश में कितने प्रोड्यूसर की इतने ताकत है ये फिल्म बनाने के लिए। अपने मुझे मालूम है विपुल जी केरल स्टोरी के लिए कैसे कैसे पैसा ऑर्गेनाइज किया था, मुझे मालूम है। तो ऐसे साहस दिखाना, ऐसे करेज में सारे न्यू एक्टर्स को लेके आना, ये बहुत आसान काम नहीं है। और मैं आप लोगों के सामने मेरा डिमांड कर सकता हूँ कि आप लोग सेंसिबल, और आप लोगों के जैसे मैंने बोला केरल स्टोरी में आप लोगों की योगदान इतना था। बस्तर की एम्बेसडर बनना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ये कहानी आपको ले जाना पड़ेगा। हम 20 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ पब्लिसिटी में खर्चा नहीं कर पाएंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जितने पैसा था फिल्म बनाए, बहुत जान से फिल्म बनाए। मतलब इसमें देखने पता चल गया हो एक्शन बहुत है। इस एक्शन डायरेक्शन करने के लिए हमने बेंगलोर से एक चेन्नई फिल्म इंडस्ट्री से वन ऑफ द बेस्ट
एक्शन डायरेक्टर को लेके आए थे जिन्होंने कांतारा और केजीएफ जैसे सक्सेसफुल फिल्म की एक्शन डायरेक्शन की है। तो हमने टेक्निकली इस फिल्म को सबसे बेहतरीन बनाने की कोशिश की है और मेरी दावा है कि हमने बनाया। और भाई साहब प्लीज जो गैलरी में बैठे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, ये जिम्मेदारी आपको भी बनता है क्योंकि आप और हमारी रिलेशनशिप ही इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जिंदा रखते हैं। क्या तो, बात है। तो ये फिल्म की एम्बेसडर हमने बना दिया, इसको सबको दिखाना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, मुझे और कुछ नहीं बोलना है। Thank क्या you, बात sir. है। Such a Very well passionate said. reply that was. My next question is for Adaji. What you have done is, on the face of it, looks absolutely fantastic and phenomenal. Thank you, sir. And I've just seen you in Sunflower season 2, and this is a 180-degree change, you know. And of course, Kerala Story was a different Thank you, sir. thing. So, how did you internalize this character, and how much is this character connected with reality? Does it mirror somebody who was in real life, or does it just become a fanciful kind of solution for this? Firstly, thank you for publicly acknowledging my work. Thank you for appreciating it. And yes, it is a 180-degree shift. Neither am I the bar dancer I was in Sunflower. Neither am I Neeja Madhavan. Neeja Madhavan, though, is someone who is so aspirational, is someone who I think every girl who will watch this movie will feel that she would want to be her. The strength that she shows in situations, I wouldn't mind even being 1/4 of her, because the strength that she shows in situations that are so emotional, like you saw the 76 Jawans, unko jab mara tha, and I mean she saw it, but she held her emotional strength and she didn't break down in front of everyone. So that's very different from what I am in real life also. In real life, I think I'm quite emotional, though I try to hold in my emotions and not show them, but nothing close to her strength. This heroic character, मैं एक्चुअली मिली थी CRPF लड़कियों से, एंड वो लड़कियां अगर आप मिलोगे उनसे इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनके आईज़ में ना एक फियरलेसनेस है, डर बिल्कुल नहीं है. यू कैन जस्ट सी इट व्हेन यू लुक इनटू देयर आईज़. एक लड़की थी जो 7 months प्रेग्नेंट थी, एंड उन्होंने बताया नहीं था बिकॉज वो अपनी ड्यूटी से इतनी कनेक्टेड थी कि शी वांटेड टू डू इट टिल द डे दैट शी कुड पॉसिबली बी देयर. फिर एक बार नदी पार करना था, उसको शूलेसेस बांधने थे, तो दैट्स व्हेन पीपल फाउंड आउट दैट शी इज़ प्रेग्नेंट. दीज गर्ल्स गो थ्रू, आई मीन यहाँ पे हमारे रियल लाइफ में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होता है एंड वी फील माई गॉड द वर्ल्ड हैज़ कम टू एन एंड, बट यहाँ पे व्हाट दीज गर्ल्स गो थ्रू इज़ यू कांट इवन इमेजिन. वो अपने बैग्स पे बैकपैक में कुछ 8-10 किलो का वज़न होता है और फूड, बिकॉज यू डोंट नो कितने टाइम के लिए आप जंगल में रहने वाले हो. तो इंस्टेंट नूडल्स, बिस्किट्स, वो सब, बिकॉज जो पेड़ है वहाँ पे, वो नक्सली लोग वो पेड़ को भी पॉइजन करते हैं, ताकि अगर डेस्परेशन में कुछ बहुत भूख लगी है, 2 दिन से कुछ खाया नहीं और कोई फ्रूट आपने लेके आप खा लिए, तो आप वो फ्रूट से मर जाओ. लीव्स के नीचे बॉम्ब्स लगे हैं कि वो एक्सप्लोड हो, ताकि आपके पैर वो उजड़ जाए. तो हर जगह से यू पास थ्रू अ रिवर, आप पूरे भीग चुके हो, सपोज रेनी सीजन में है, पर आपको चुपचाप वहाँ रहना है. एक लड़की मुझे बता रही थी कि नोज़ रिंग और ईयरिंग्स भी नहीं पहन सकते, बिकॉज जब भी हम कैरेक्टर का लुक डिज़ाइन कर रहे थे तो वी वर सेइंग शायद एक, शी सेड नहीं, क्योंकि जब भी मून लाइट रहता है वहाँ पे, तो वो मून लाइट उनके ईयरिंग या नोज़ रिंग पे रिफ्लेक्ट होगा, और फिर वो नक्सली लोग कहीं पे भी छुपे हो सकते हैं, और अगर उन्होंने देखा तो वो मार देंगे. तो शी सेड कोई भी ऐसे रिफ्लेक्टिव चीज़ मत रखो. तो इवन द वॉच, सुदीप्तो सर एंड विपुल सर सेड इतने डिटेल में जाएंगे, तो इवन माई वॉच डजंट हैव एनी रिफ्लेक्टिव सर्फेस इफ़ यू सी. सो we worked a lot on the character, but again I can't I mean nothing onto what these girls do in real life. I've tried as an actor, मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है, तो जितना मैं as an actor contribute कर सकती हूँ, and ऐसी फिल्म में thank you विपुल सर and सुदीप्तो सर for taking me in this, making me part of this, making me part of all their stories. And for me a film, जैसे मैंने केरला स्टोरी में भी कहा था, the film is a success when the people first is a success when the people who are you know जो जुड़े हुए हैं, जैसे I would wait for their reviews and I would really want to know आप लोगों को क्या लगा फिल्म देख के, have we done justice to it, and अगर वो हुआ है then I think हम लोग सफल है. But as an actor, that little contribution that I can do for my country, I feel in films like this. Thank you, sir. Very, very nicely said, Ada. Moving ahead, next question. मेरा नाम पंकज शुक्ल है.
3 सवाल हैं मेरे, एक अदा से, एक इंदिरा से, एक अमरनाथ झा से। तो अदा के पास माइक है, अदा से ही शुरू करते हैं। अदा, आप मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड एक्टर हैं और आपने एक्शन फिल्म ये की है और काफ़ी सारा एक्शन इसमें शायद देखने को मिलेगा। तो आपका जो पर्सनल ट्रेनिंग है एक्शन की, वो कितनी इसमें काम आई है? और जो करेक्टर आप कर रही हैं वो शायद, जहाँ तक मुझे याद है, वो PS कल्लूरी थे वहाँ पे जिन्होंने ऐसा काम किया था बस्तर में। चूँकि मैं बस्तर, दंतेवाड़ा ये सब घूमा हुआ है मेरा, मैं खुद जा चुका हूँ वहाँ पर। तो उस क्षेत्र की जो आपने कहानी कहने की कोशिश की है, उसमें बताइए एक्शन कितना काम आया, एक्शन की ट्रेनिंग, और एक रियल लाइफ करेक्टर से क्या कोई रेफरेंस लिया आपने? पंकज जी, एक्शन की ट्रेनिंग तो आई थिंक हर चीज़ में काम आती है, बिकॉज एक्शन की ट्रेनिंग आपको फोकस और डेडिकेशन में ट्रेन करती है। तो इवन अगर आपको कोई कैरेक्टर प्ले करना है जिसमें शायद डांस हो या कुछ और हो या वो भी नहीं हो, पर आपका फोकस वो ट्रेन करता है, जैसे मार्शल आर्ट फॉर्म जैसे सिलम्बम। क्योंकि अगर आप सिलम्बम कर रहे हो तो आप को इतना फोकस्ड होना चाहिए कि वो लकड़ी आपके सर पे नहीं लगे। तो आई थिंक एक्शन की ट्रेनिंग यहाँ पर बस्तर में जो एक्शन है वो बहुत अलग किस्म का एक्शन है। लाइक जैसे मैंने कमांडो में किया था एक्शन, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है और वहाँ पे हमारे कैरेक्टर्स लार्जर देन लाइफ, जैसे सुपर हीरो ऑलमोस्ट वैसे है, फिक्शनल वर्ल्ड में है। तो वो मज़ेदार पंच लाइन्स आएंगे और कोरियोग्राफ्ड एक्शन लाइक वो 1 2 3 4 पंच किक डक, ये वो सब है। इसमें जो गन्स हम लोग पकड़ रहे हैं, सुदीप्तो सर चाहते थे कि बहुत रियलिस्टिक लगे, तो 6-8 किलो के गन्स हम लोग पकड़ रहे हैं। मेरा बैग अभी तक ठीक नहीं हुआ है और मैं अभी चप्पल ही पहन रही हूँ। इफ़ यू नोटिस, मैं कोई भी इवेंट में भी जाती हूँ और खूबसूरत लहंगा भी पहन रही हूँ, मेरे नीचे में सिर्फ चप्पल, मैं हील ही नहीं पहन पा रही हूँ, बिकॉज ही इंसिस्टेड कि रियल लगना चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग लगनी चाहिए। आई हैड टू पुट ऑन वेट, 10 किलो वज़न मैंने बढ़ाया, बट वी थॉट कि हेल्दी तरीके से बढ़ाए, बिकॉज जो लड़कियां हैं वो स्ट्रॉन्ग है, इट्स नॉट कि अनफिट है, बहुत ही फिट है। पर ऐसे जंगल में अगर आपको 2-3 दिन में रहना है और शायद खाना नहीं मिलेगा, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बी एबल टू कॉम्बैट दैट। नहीं, वो दिख भी रहा है, एफर्ट आपका दिख रहा है। थैंक यू सर। तो केले खाए, अलसी के लड्डू खाए और हाँ, वेट ट्रेनिंग भी की मैंने, ताकि मैं थोड़ी दुबली पतली नहीं लगूँ। रियल लाइफ कैरेक्टर से कोई इंस्पिरेशन? रियल लाइफ एक्चुअली बहुत सारे रियल लाइफ कैरेक्टर्स को लेके बनाया है। सुदीप्तो सर डिटेल में बताएंगे कितने परसेंटेज कौन से कैरेक्टर से, लेकिन मेरा लुक एक जन से है, मेरी जो इमोशन है वो एक्चुअली बहुत सारी लड़कियों से है। एंड जैसे आप कह रहे थे कल्लूरी जी से, मैं उनकी वीडियोस भी मैंने देखा है और कितना बोल्डली वो बात करते हैं। एंड हाँ, मैं बहुत ईजिली एनीवे इंस्पायर होती हूँ। तो इन सब कैरेक्टर से कुछ ट्रेड्स, मैं बहुत सारे IG से भी मिली और उनके ऑफिसेज में भी मैंने देखा वो कैसे बात करते हैं। बिकॉज अगेन सर को नहीं चाहिए था, इसे रियल लाइफ में आप बहुत पोलाइट हो, तो मुझे वो नहीं चाहिए। आप कमांड दे रहे हो किसी को तो वो पोलाइटनेस, लाइक आई विल बी लाइक प्लीज़ पंकज जी आप यहाँ, वैसे मेरा रियल लाइफ है, बट इफ़ आई हैव टू से पंकज आप लेफ्ट यहाँ से जाइए, तो वो सब ही पुट मी इनटू ट्रेनिंग क्लासेस की वॉइस मॉड्यूलेशन और डिक्शन। बट वो आई थिंक एज एन एक्टर मेरा जॉब है, मेरा फ़र्ज़ है करना, जितना कन्विंसिंगली हो। थैंक यू, आपको इसमें ही अच्छा लगा तो फिल्म में तो मतलब मैं रुकी हूँ, अब आप देखो। थैंक यू सो मच। इंदिरा से सवाल पूछना चाहूँगा एक। इंदिरा, आपकी मुंबई में ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है एज एन एक्टर, तो बहुत बहुत बधाई है आपको आज के दिन की। और आप NSD ट्रेंड एक्टर हैं जहाँ तक मुझे पता है, और इस तरह के किरदार जब आपको मिलते हैं, जो रत्ना कश्यप का किरदार आप कर रही हैं इस फिल्म में, उसमें कितना प्रोसेस काम आता है? ट्रेनिंग जो आपको मिलती है 3 साल 4 साल जो आप लोग वहाँ ट्रेन होके आते हैं, किसी दूसरे करेक्टर में जाना, एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जो बस्तर से आए हुए हैं, जिनके घर से कोई ना कोई शहीद हुआ है, आप भी सिंगल मदर चाइल्ड हैं, तो किसी माँ का बच्चा जब आता है कहीं एक निर्जन स्थान पे काम करने के लिए, जैसे आप शहर में यहाँ बम्बई आई हैं भोपाल से अकेले काम करने, तो माँ का जो दर्द होता है, तो उसको आपने पर्दे पर निभाने के लिए कितनी आपको मदद मिली होगी अपनी माँ के दर्द से? पहले तो तहे दिल से शुक्रिया। दूसरी बात, जो प्रश्न आपने मुझसे किया पहले प्रश्न पे, तो कि NSD के 3 साल से पहले मैं 2001 से भोपाल में थिएटर ही करती आई हूँ। मैं बचपन से थिएटर किया है, तो आप हर चीज़ सीखते हैं, कुछ चीज़ें उसमें से लेते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। मैं जब से फिल्मों में काम कर रही हूँ, जब से मैंने शुरुआत किया, मैंने किरदारों को जाना,
थिएटर में जितनी एक्सरसाइजेस होती थी, जितनी चीज़ें होती थी, वो एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस होता है 24/7। आप कोशिश करते हैं क्या वर्क करेगा क्या नहीं करेगा। जब फिल्म की स्क्रिप्ट आपके हाथ में आती है तो जैसे मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ते समय कोई चीज़ तय नहीं करती, मैं हमेशा उसका जो मेन इमोशन है उससे जाने की कोशिश करती हूँ। हर फिल्म एक दूसरे से अलग होती है। बस्तर मेरे लिए बहुत ही अलग थी, क्योंकि जब मैंने पढ़ा, मैं सबसे पहले तो हाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, क्योंकि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ। सबसे पहली बात, बस्तर वनवासी जंगल एक ऐसी जगह जो सभी के लिए है। दुनिया में नेचर ऐसी चीज़ है जो भगवान ने सबके लिए बनाई है। जो सब लोग जहाँ पैदा हो रहे हैं, सबके अपने राइट्स हैं, सबकी अपनी चीज़ें हैं, और उनको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। हर आदमी हर एक दिन ग्रो करता है, तो वो ग्रोथ कोई किसी से कैसे छीन सकता है, चीज़ें कैसे हो सकती हैं। फिर जब रत्ना पे आई कि रत्ना वहाँ की माएँ, वहाँ के लोग किस तरीके से क्या हो रहा है ज़िंदगी में, तो मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है और कुछ चीज़ों को आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। मैंने जब तय किया कि मैं जो टेक्निकल चीज़ें वो तो आएंगी, उसको तो करना ही है, पर कुछ चीज़ों को छोड़ के रत्ना की तरह सोचना पड़ेगा। अगर मकसद क्लियर रहे कि क्या करना है, मेरा मकसद था मुझे कुछ चीज़ ढूंढनी थी, मुझे मेरा परिवार जो खोया उसके लिए अपनी बात करनी थी और आगे बढ़ना था। मैंने वो एक सिंपल मकसद लेकर चली हूँ, और उसके इर्द गिर्द मुझे अगर सर ने बोला कूद जाओ, आ गए कूद जाओ, तो मैं कूद गई। मुझे बोला रस्सी पे चलना है चल जाओ, मैं चल गई। मैं कैसे कर पाई मुझे नहीं पता। मैं खुद हर दिन शूट पर इतना सरप्राइज होती थी कि सच में इंदिरा, शायद इंदिरा को बोलोगे नहीं कर पाएगी, पर जैसे ही मैं कपड़े पहन के तैयार होकर अपनी चीज़ों में जैसे ही जा रही हूँ, वो कुछ एक अलग शक्ति आ गई। जैसे वो बोलते हैं ना, कुछ अलग ही हो रहा था। और अपने आप को पूरी तरीके से सौंप देना जो होता है ना, कि फिर आप सोचते नहीं हो, आप किसी पे ट्रस्ट करते हो और आप अपने आप को पूरे तरीके से झोंक देते हो। जैसे कि मैं इन लोगों को देख रही हूँ, मैंने जब जो मेरी मदद के लिए 24/7 अवेलेबल थी, जिन मैम से मैंने बातचीत करी, जो मुझे हर प्रश्न का जवाब देती थी, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोला था। उन्होंने कहा था कि ये सब लोग इतना एक्सेप्टेंस का लेवल पार हो चुका है, इतना पेन पार हो चुका है कि वो जब अपनी बात कह रहे हैं ना, तो ऐसे कह रहे हैं जैसे खाना खा रहे हैं। अपने जीवन में चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना कि यही हुआ है और आने वाले दिनों में यही होने वाला है। मैं ऐसे हो गई ना कि मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, जब हम इसे रिक्रिएट करेंगे, जब हम इसे पोर्ट्रे करेंगे, और अगर मैं इमोशनल हो रही हूँ पर मैंने उनको देखा है वो लोग कैसे बात कर रहे हैं, तो मैं अपने परफॉर्मेंस में, अपने काम में इतनी सच्चाई रखनी पड़ेगी कि जैसे वो मुझसे बात कर रहे हैं और अपनी कहानी बता रहे हैं, वैसे ही मैं भी रत्ना की कहानी उतनी ही शिद्दत से, उतनी ईमानदारी से बता पाऊँ कि मैं कहूँ ना और आपको फील हो जाना चाहिए। माँ का किरदार निभाना कितना मुश्किल था? माँ तो मेरी माँ सिंगल पेरेंट है। मेरे फादर को मैंने कभी देखा नहीं, तो एक तरीके से जिस तकलीफ़ से, जैसे इनको तो ये लोग अपनी बता रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, मैं सुना उनको कि किसी के साथ ऐसा हुआ, किसी के परिवार में हुआ, किसी के फादर को ख़त्म कर दिया, किसी को कुछ। मैं एक तरीके से अपने आप को उनका हिस्सा ही समझ के चल रही थी, क्योंकि मैंने अपने फादर को कभी देखा नहीं, मुझे पता नहीं, और मैंने अपनी माँ को हमेशा देखा है। और मैंने देखा है कि जिस तरीके से, जिन चीज़ों से होते हुए सोसाइटी में वो इतना अपना सर ऊंचा रख के खड़ा रखी है हमेशा, उन्होंने हर सोसाइटी से ऑपोजिट जाके, जैसे माँ क्या बोलती है, काम करो, चीज़ें करो, शादी करो, घर चले जाओ, फैमिली तो यही होती है ना, परिवार बनाना तो हर एक औरत का सपना होता है। जब आप कंसीव करते हैं ना, जब आप बच्चा पैदा करने वाले होते हैं, आपके मन में सबसे पहला ख्याल आता है मेरा बच्चा या बच्ची बड़े होके क्या करेगी, देश के लिए क्या करेगी, है ना। हम तो यही सोचते, जो हम नहीं कर पाए वो हम हमारे बच्चों से चाहते हैं। जो चीज़ें मेरी माँ नहीं कर पाई वो हमेशा बोलती थी मैं चाहती हूँ इंदिरा तू कर। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर उल्टा ही हो रहा था। यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि किसी के माँ से उसका बच्चा छीन ले रहे हैं और वो देश के लिए नहीं काम करने वाला है, शायद वो कुछ और ही करने वाला है जो माँ चाहती भी नहीं है। तो मैं इतना रिलेट कर पा रही थी और मुझे लगता है मैं मेरी माँ को देखा है हर चीज़ से लड़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, और कभी वो पीछे हटी नहीं, वो कभी डरी नहीं। तो मुझे लगता है कि माँ का बहुत हाथ है, जिस वजह से मैंने उनको इतने करीबी से इतना जाना है कि मैं एक माँ को पोर्ट्रे कर पाई और मैं हज़ारों माँओं को पोर्ट्रे कर पाई हूँ। तो मेरी स्ट्रेंथ इतनी डबल ट्रिपल हुई है ना कि आने वाली ज़िंदगी में, भविष्य में मेरे आसपास कभी किसी को किसी भी तरह की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो पहली शख्स रहूँगी जो हर तरह से उनके लिए खड़ी रहूँगी और उनके लिए बोलूँगी।
और अपने लिए भी बोलूँगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो। एक थैंक यू विपुल जी के लिए भी है कि बहुत दिन बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पत्रकारों को सवाल पूछने का मौका दिया जा रहा है मुंबई में, नहीं तो लोग आपस में ही बात कर लेते हैं। हेलो। मेरा आखिरी सवाल अमरनाथ से था। अमरनाथ ने बताया कि वो शुरुआती दिन उन्होंने नक्सली मूवमेंट के साथ गुजारे हैं। अमरनाथ को मैं पिछले 25 साल से जानता हूँ, और सबसे अच्छी बात है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं वो राइटर्स को इतना क्रेडिट दे रहे हैं, मंच पर बिठा रहे हैं। म्यूज़िक डायरेक्टर हमारे साथ में बैठे हुए हैं, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ बात है। विपुल जी के लिए भी काफ़ी बड़ी बात है कि आप राइटर्स को इतना महत्व दे रहे हैं। अमरनाथ, आपकी भी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुंबई में एज ए राइटर, फिल्म राइटर के तौर पर। जी। और जब एज ए राइटर आप उस ज़िंदगी को फिर से जीते हैं पन्नों पर, जो आपने जी होगी या करीब से देखी होगी, और एक दर्द जो देखते हैं कि विचारधारा का जो दर्द है कि एक सामान्य जनता जो है वो जी नहीं पा रही है आज की तारीख में। बस्तर या दंतेवाड़ा या जगदलपुर या कांकेर या जहाँ भी आप जहांगीर चांपा जाना चाहें, आसान नहीं है एक सामान्य मनुष्य का वहाँ यहाँ से भारत के किसी दूसरे कोने से जा पाना। मैं तो चित्रकूट फॉल देखने गया था, मेरा मन था देखने के लिए, इसलिए मैं सारे एरिया से होके निकला और वहाँ तक गया। ये जो आपने पूरे घूम के 2 घंटे में कहानी कहना, जो पिछले 56-57 साल से ये देश भुगत रहा है, वो कितना कठिन था? बहुत ही कठिन था, और मैं शायद कर भी ना पाता। मतलब अगर दादा और सर, क्योंकि मुझे ना इस सब्जेक्ट पे कहने के लिए 100 एपिसोड चाहिए कम से कम, उससे कम में मैं इसको मैंने इसीलिए मैं किताब लिखी है, क्योंकि मुझे इतनी लंबी चाहिए 100 एपिसोड चाहिए। और जब ये हुआ कि इस पर सिनेमा बनाना है, चूँकि दादा का ओवरऑल रिसर्च है, इन दोनों की एक ऑलरेडी एक बनी हुई एक व्यवस्था सेटअप है, और था कि फिल्म बनाना है, तो इन लोगों को लगा कि मैं वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेंडर हूँ इसकी चीज़ को लिखने के लिए। और मैं होपलेस था बिकॉज मैं कहानी क्रैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे इतनी चीज़ें कहनी थी, इतने सारे कैरेक्टर्स को भी जानता था, इतने दर्द के एक से एक इंतहा वाली दर्द थी। अभी आप सुने हो ना किसने बोला कि बच्चे स्कूल बॉयज़ बन के माओइस्ट आ गए थे, ऐसी हज़ारों कहानियाँ हैं, हज़ारों घटनाएँ, हज़ारों। तो फिर दादा बोले चलो चलते हैं बस्तर। फिर हम लोग बस्तर गए, बस्तर में घूमे, मिले लोगों से, जितना हम ऐसे ही घूमते रहे, ढाबे में खाए, तरह तरह के लोगों से मिले। फिर मैं कुछ ऐसे इन माँओं से मिला, इस तरह के माँओं से मिला, और उन लोगों से जब वो लोग अपनी बातें कह पा रही थी, यहाँ तो ये ऑल द वे आई हैं, लेकिन जो वहाँ वो ऑर्गेनिक अपने स्पेस में थी, तो थोड़ा ज़्यादा खुल पाई। हम उनके साथ थे, उनके स्पेस में हम थे, तो हम थोड़ा उनकी बात को समझ पाए इत्मीनान से। और वो लगभग 10 साल 12 साल पुरानी एट्रोसिटी की कहानी, एट्रोसिटी में बहुत छोटा शब्द कर रहा हूँ, इसकी कहानी, इस तरह की घटनाओं की कहानी जो वो जी हैं, भुगती हैं, वो सब सुना रही थी। मैंने किसी का पूरा परिवार उसके आंखों के सामने में मार दिया गया, किसी का भाई मार दिया गया, किसी की बहन मार दी गई, और वो इतनी, जैसे कि बोले ना कि खाना खा रही, उनकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मैं बोल रहा हूँ कोई एक्सप्रेशन, न खुशी न हंसी, कोई बड़ा से बड़ा दर्द, बड़ा से बड़ा गम जो है ना, मनुष्य बहुत पावरफुल, हमारा इमोशन बहुत स्ट्रांग होता है। मनुष्य सर्वाइव किया है, अकेला प्राणी है जो सर्वाइव करता है, लंबा समय में कर रहा है, हम सब पे डोमिनेट कर, हम इतने स्ट्रांग हैं मनुष्य। और वो 8 साल तक इमोशन, कोई इमोशन नहीं, यानी वो शॉक जो 10-12 साल पहले उसकी आंखों में लगा, 12 साल तक वो शॉक सस्टेन कर रहा है। वहाँ मैं हिल गया और मुझे कहानी मिली, अदरवाइज नहीं मिलती। अगर मैं बस्तर में घूमता नहीं, जाता नहीं, लोगों से मिलता नहीं, दादा मेरे साथ नहीं होते, ये लोग गाइड नहीं करते, ये मैं कहानी कह नहीं पाता, क्योंकि मैं इतने 2 घंटे के लिए कहना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। नमस्कार विपुल जी, मेरा नाम विशाल है और मैं छत्तीसगढ़ रायपुर में पैदा हुआ था। बचपन में मुझे कई बार नक्सल की स्टोरीज सुनाई गई थी, जिससे मैं काफ़ी डर जाता था। और वहाँ के बचपन की बात करें तो काफ़ी लोग डर जाते हैं। अभी हाल ही में, मैं अपने सवाल पे आता हूँ, हाल ही में बिलासपुर में एक बीजेपी लीडर मरे गए, और उसके बाद लोकसभा इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए 43 बीजेपी लीडर्स को Y+ सिक्योरिटी दी गई है। सर, आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को इन फैमिलीज को Y+ सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, उस 43 बीजेपी लीडर्स को नहीं? हेलो, हाँ, देखिए हर जान ज़रूरी है, और अगर आज उन लीडर्स पे खतरा है तो उन्हें भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे देश में, एक ऐसे माहौल में रहना चाहते हैं जहाँ के नक्सलवाद रहे ही ना, तो सिक्योरिटी देने का मसला ख़त्म हो जाएगा। हम हमारे देश में अगर विदाउट सिक्योरिटी नहीं जी सकते तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे को सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत होनी चाहिए अपने देश के अंदर? हम जब केरला स्टोरी बना रहे थे
तो केरला स्टोरी के बाद हमको मुंबई पुलिस ने बहुत समझाया था कि आप सिक्योरिटी लीजिए, और हमने ज़िद की थी कि हम नहीं लेंगे। ये हमारा देश है, हमारे देश के एक प्रॉब्लम के ऊपर अगर हमने एक फिल्म बनाई है तो हम सिक्योरिटी लेके नहीं जिएंगे। लेकिन ये हम बम्बई में कर सकते हैं, ये बस्तर में करना नामुमकिन है। आज इतने लोग यहाँ आए हैं, इनकी हिम्मत को सलाम है कि वो पूरे सदमे को जीने के बाद भी वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। हमें सबको मिलके ये नक्सलवाद का जो प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करना है, और नक्सलवाद का जो प्रॉब्लम है उसका जो शहरों में बैठे हुए लेफ्ट लिबरल जो उनको एक नैरेटिव बना के सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी उखाड़ के फेंकना है, और नक्सलवाद को भी उखाड़ के फेंकना है। हम ये चाहते हैं कि बस्तर शहर देश की मुख्य धारा में उस तरह आए जैसे कभी वहाँ नक्सलवाद था ही नहीं। वहाँ कभी कोई एक भी ज़िंदगी जानी नहीं चाहिए, किसी एक इंसान की जान भी नहीं जानी चाहिए इस माइंडलेस वायलेंस में। तो कोशिश हमारी सबकी ये होनी चाहिए, और इसीलिए ये फिल्म हमने बनाई है, क्योंकि 90% लोगों को इस प्रॉब्लम का पता ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये देश देखे इस फिल्म को, और हम सब मिल के कोई ऐसा एक्शन बनाएं कि नक्सलवाद को वहाँ से हम जड़ से उखाड़ के फेंक दें। विपुल जी हेलो। नहीं, इस वक्त तो अभी तक कोई थ्रेट नहीं आई है। हम अक्सर कहते हैं कि जैसे सुदीप तो दादा ने भी कहा कि हमको केरला स्टोरी के वक्त झूठा ये वो कहने की बहुत कोशिशें की गई, सब कुछ हुआ। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक छोटा किस्सा कि एक सबसे बड़ा जो लोगों का पॉइंट था हमारे अगेंस्ट वो था 32,000 का नंबर, कि 32,000 तो लड़कियां हैं ही नहीं, ये तो सब बकवास है। 6 जून पिछले साल मैंने और दादा ने एक 17 मिनट का वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला है, वो आज भी अवेलेबल है। उसमें हमने वो 32,000 का आंकड़ा पूरा गिनवा दिया है, और वो आंकड़ा लेके हम गए थे मीडिया चैनल्स के पास और कहा कि इस पे डिबेट करिए। तो कोई डिबेट नहीं किया उन लोगों ने, हमें मीडिया वालों ने कहा कि सामने वाले डिबेट नहीं करना चाहते। तो सच जो है वो थोड़ा देरी से ही सही बाहर आ जाता है। अब आते हैं बस्तर पे, तो मुझे लगता है कि ये जो लोग हमारा विरोध करने के लिए प्रोपोगेंडा, एजेंडा, ये सब वर्ड्स यूज़ करते हैं, उनको अब शायद लग रहा है कि इनके सामने बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, ये लड़ेंगे और सच के साथ लड़ेंगे और हमको बिल्कुल भी जगह नहीं देंगे और खुल के लड़ेंगे। तो इस बार ना कोई विरोध है, ना कोई धमकियां हैं, ना कोई प्रोपोगेंडा वाली बात है, ना कोई एजेंडा वाली बात है। तो मुझे लगता है कि जो हमारी शुरुआत केरल स्टोरी से हुई थी वो अब यहाँ पहुँची है कि अब लोग हमें उस तरीके से धमकाते भी नहीं हैं और ना हमें झूठा साबित करने के लिए एक नाकाम कोशिश करते हैं। हेलो विपुल जी, मेरा सवाल आपसे है। यहाँ पर सामने आपके सर जस्ट वन सेक, लेफ्ट हैंड साइड में सर। ये हमने महाराष्ट्र की सर माइक, हमने महाराष्ट्र की पालघर एरिया में हाँ, ये महाराष्ट्र और गुजरात की बॉर्डर में बहुत घना जंगल है, जो जंगल छत्तीसगढ़ की जंगलों से मिलता जुलता है। तो हमने ज़्यादातर शूट वहाँ पे किया और महाराष्ट्र की एक्सट्रीम ईस्ट में गढ़चिरौली करके एक डिस्ट्रिक्ट है, उस गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में हमने शूट की। तो दुख रह गया कि हम बस्तर में जाके शूट नहीं कर पाए, कभी कर लेंगे। फिलहाल तो यही था। सर जी हेलो विपुल जी सर एक छोटा सर वन सेकंड, या प्लीज। हाँ सर, काफ़ी अच्छा ये जो बस्तर आपने सब्जेक्ट उठाया, इससे पहले भी आपने सब्जेक्ट उठाया था और मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए। मगर इस देश में कुछ फंडिंगें हैं, फंडिंग आती है आतंकवादियों के, नक्सलवादियों को कहाँ से फंडिंग होता है सर? ये ऐसा कुछ आपने सब देखिए, एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो अभी सुदीप्तो दादा ने बिगिनिंग में पहले जवाब में कहा था कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट हुई है। वो जो तेंदुपत्ता होता है जिससे बीड़ी बनती है, वो बीड़ी का जो तेंदुपत्ते की इकोनॉमी है वो बहुत बड़ी है। वहाँ आयरन ओर जो जिससे आयरन और स्टील बनता है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब बहुत निकलता है वहाँ आयरन और प्रेशियस स्टोन्स वहाँ बहुत निकलते हैं। उसमें से करीब करीब साल में 2,200 करोड़ रुपए का
एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट की हुई है। वही इकोनॉमी को बचाने के लिए, क्योंकि वो इतना पैसा आता है जो इनके पूरा जो शहरों में बैठे हुए लोग हैं, जो वहाँ नक्सली हैं, सबके एजेंडा को फंड करता है, इसलिए उस बस्तर को बहुत शिद्दत से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये पैसा विदेश तक भी जाता है। एक लाइन इसमें होता है कि जो भी डेवलपमेंट फंड भारत सरकार देती है हर जिले में, उनका एक सर्टेन % उनको सीधे जाता है। आप समझिए, जो भी जितना भी डेवलप होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक डेवलपमेंट फंड आता है स्टेट और सेंटर से, उसमें वो जब बजट बनता है उसमें लेवी नाम से ऑलरेडी बजट में प्रोविजन होता है, जो लोकल अधिकारियों को भी पता होता है कि माओवादी को जाएगा, चूँकि उनको वहीं रह के काम करना है, सो उनको वहाँ से भी पैसा मिलता है। ये एडिशनल सोर्स है जो लगातार मिलता है। और क्या है कि आप देखेंगे, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सुनाऊं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है जिनको एक बार अरेस्ट किया गया था दिल्ली में। छत्तीसगढ़ पुलिस आए थे, दिल्ली पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस मिलके उनको अरेस्ट किया था। उनकी अरेस्ट होने की 1 घंटे में, जब तक वो थाने में 1 घंटा बैठी थी, 1 घंटे में 21 कंट्री की हेड ऑफ द स्टेट्स हमारी राष्ट्रपति को लेटर लिखते हैं कि भारतवर्ष की ह्यूमन राइट्स की हालत बहुत ख़राब है। इंडिया इज़ द डार्केस्ट स्पॉट ऑफ ह्यूमन राइट इन द वर्ल्ड। 21 कंट्री से लेटर पहुंचता है। जब तक उस प्रोफेसर को अदालत में ले जाके पेशी किया जाने से पहले उनको छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक प्रेशर आता है। तो आप ये जो नेक्सस है ना, ये नेक्सस सिर्फ बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद में नहीं है, इसकी तार जुड़े हुए हैं बड़े बड़े शहर, न्यूयॉर्क, पेरिस, शिकागो में, सब यूनिवर्सिटीज़ में और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस में इनकी तार जुड़ा हुआ है। हमने हमारी फिल्म में उसको कुछ ये इतने बड़े एक विषय है, इतना डिटेल में नहीं जा पाए, बट लॉजिकली हमने इनकी एक इंफॉर्मेशन हमारी फिल्म में हमने डील किया है। हेलो सर, आई एम रमेश राव फ्रॉम द डेली ट्रूथ न्यूज़पेपर। कॉन्ग्रेचुलेशन आप अमृत सर जी, आपको भी, कि आप ऐसे ढूंढ के लाते हैं सब्जेक्ट जिससे हमको जागरण होती है कि देखो देश में क्या क्या हो रहा है, एंड सो मेनी रियल पीपल यू हैव ब्रॉट, सो रियली क्रेडिट गोज टू यू। नाउ सुदीप्तो, आई वांट टू आस्क वन थिंग। आप ये सब बताएं कि इतना सब हो रहा है, अभी सर ने नेक्सस बोला, तो डू यू हैव शोन इन द फिल्म कि व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग टू प्रोटेक्ट दिस पुअर पीपल? कोई आपने कुछ उसका हल दिखाया सर? सर ऐसा है, दिस विल गो ऑन फॉर सो मेनी। आई थिंक वन मूवी हैज टू कम, नो, वीरापन, वो भी ऐसा ही था कुछ इसमें ना सर? वीरापन मैंने देखा नहीं है, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमारी फिल्म एक ह्यूमन डॉक्यूमेंट है। पिछले 50 साल में अगर 50-55 हज़ार लोगों की मौत होती है और कम से कम $3 ट्रिलियन US इकोनॉमी जैसे इकोनॉमिक लॉस हमारी देश में होता है, तो वो एक बहुत बड़ा समस्या है इस देश की। तो हमने हमारी फिल्म को कंसंट्रेट किया था वहाँ पे लोग जो एवरीडे बेसिस पे जो वायलेंस के सामना कर रहा है, एवरीडे बेसिस पे इस देश की जो इकोनॉमिक लॉसेस किया जा रहा है उसके ऊपर केंद्रित है। ये कहानी इंसानों की कहानी बोलते गए, और उस दौरान जो मुद्दे हमारे सामने आए हम सबको टच तो किए। हमने ऐसा डेफिनेटली नहीं किए कि कोई चीज़ हमने अधूरा छोड़ दिया एक आम कन्वीनियंट सिनेमा की तरह। हमने गहराई में गए, एकदम बस्तर की मिट्टी की खुशबू लेके आए हमने फिल्म में। लेकिन हमने इस तरह की इशू जो पॉलिटिकल दायरे में आता है उसको ज़्यादा नहीं गए, क्योंकि हमें आज भी लगता है बस्तर की इशू जो है वो पॉलिटिकल इशू ज़्यादा नहीं रह गया। अमरनाथ भी आपने थोड़ी देर पहले बताया, ये पॉलिटिक्स था, पॉलिटिकल इशू ज़्यादा नहीं रह गया, ज़्यादा बंदूक की भाषा में बातें चल रहा है वहाँ पे। हमने उनके उस बंदूक की और बंदूक की दिए हुए जो रियलिटी है उसके ऊपर कंसंट्रेट ज़्यादा किए। अच्छा, एक साल म्यूजिक राइटर बुसुक मजुमदार, नो? जी सर, बोलिए। विशाख ज्योति मजुमदार। You have taken Javed Ali as a singer. Yes, There's sir. only one song in the film? How many नहीं, इस फिल्म में 3 गाने हैं। अच्छा।
और वो धीरे धीरे आएंगे. अभी तो हमने आज वंदे विरम लॉन्च की, उसके बाद धीरे धीरे बाकी 2 गाने भी आएंगे. Why you choose Javed Ali only, not any other singer? Any more credits for him? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं. मुझे लगा कि जावेद जी का आवाज़ मुझे लगा कि इस गाने के साथ थोड़ा सूट हो सकता है. बहुत सारे सिंगर्स हैं, तो उनमें से मुझे लगा कि जावेद भाई ज़्यादा अप्रोचेबल था, तो मैंने जावेद भाई को ज़्यादा अप्रोच की. और ये मेरी डिसीजन नहीं थे, हम सबकी डिसीजन थे. मेरा सवाल जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं. हेलो मेरा सवाल, गाना कैसा लगा? सही बात है. हेलो. Okay, one last question, विपुल जी, मेरा please. क्वेश्चन आपसे है. Okay, विपुल one जी, last question, please. Yeah. हेलो. मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि ये तो बहुत ही माइक निकल रहा है. इंस्पायरिंग स्टोरी थी कि या सुदीप्तो दादा सर से मेरा सवाल रहेगा या विपुल सर जो भी जवाब दे सकें, कि आपने कहा कि एक नैरेटिव सेट किया गया है कि ये भटके हुए नौजवान हैं, उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए, अपने देश के ही लोग. लेकिन हमारा सवाल है कि अगर बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के नक्सलवाद की समस्या कैसे आई देश में? हालांकि वो भी अपने ही नागरिक हैं, और अमरनाथ जी ने बताया कि जो सरकारी फंडिंग आती है, तो सरकारी फंडिंग उनको दी ही क्यों जाती है? उस पर क्यों नहीं रोक लगाया जाता? क्यों सरकारी, अब मान लीजिए वहाँ के तेंदुपत्ते से इनकम ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन सरकारी फंडिंग उन तक क्यों पहुँच रही है? हेलो. सरकारी फंडिंग उन तक पहुंच रही है क्योंकि हमारा सिविल गवर्नेंस वहां तक नहीं पहुंच पाता है. सिविल गवर्नेंस को लोग रिस्टोर नहीं होने देते. देखिए, जहाँ जहाँ सिविल गवर्नेंस रिस्टोर हो गया, झारखंड में वो लोग नहीं टिक पाए, बिहार से चले गए, बंगाल से एक हद तक चले गए, कुछ जगह बचे रह गए क्योंकि वहाँ हमारा जो सिविल गवर्नेंस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन स्टोर नहीं हो पा रही है. और जहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन स्टोर नहीं होगी तो कौन होता है? BDO चलाते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं. और तो उनके पास कितनी ताकत होती है? वो लगता है कि एक जो 10 बंदूक वाले आएगा उसको बोलेंगे नहीं, हम तुम्हें ये ब्लॉक डेवलपमेंट फंड का ये 5 लाख रुपए, उसमें 50,000 तुमको नहीं देंगे, या 20 कितना का है, तो नहीं मना कर सकते वो. तो सिविल और माओवादी इसीलिए सड़क नहीं बनने, समझिए ये पूरा इकोसिस्टम है. सड़क बनेगा तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्टोर हो जाएगा, तो उनकी ताकत चली जाएगी. तो अब मेरे ख्याल से बहुत सिंपल मैं आंसर बता दिया. मेरा सवाल विपुल जी से है. विपुल जी, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, हम ह्यूमन ट्रेजेडी पे रहना चाहते हैं. लोगों की जिंदगियां, देखिए पॉलिटिक्स होता है नहीं होता है वो सब एक तरफ है, सफ़र कौन कर रहा है? कॉमन लोग सफ़र करते हैं, ये लोग सफ़र करते हैं, ये लोग सफ़र करते हैं. तो कहानी जो है वो इनकी होनी चाहिए. इनका पेन कब आएगा लोगों के सामने? हम अक्सर पॉलिटिशियन को गाली दे के बोल देते हैं कि ये इशू यहाँ ख़त्म, लेकिन ये जो ह्यूमन ट्रेजेडी है ये लोगों तक आना बहुत ज़रूरी है. मेरा सवाल Very well said. Thank you so much, sir. I think we are मेरा done एक with it, सवाल है. and we are running out of विपुल time. जी, मेरा एक सवाल है आपसे. Okay, just last one विपुल question. जी, यहाँ पर विपुल जी. जी. विपुल जी, on your left. सिद्धार्थ, on your left. left. One सर, last. हिंदी में क्यों और इंग्लिश में वाई? ये मेरा सवाल है आपसे. जब केरला स्टोरी में आपको इतने थ्रेट आए, बहुत कुछ हुआ, ये पूरा देश जानता है, उसके बावजूद अब बस्तर, ये जो अगेन इट्स अ काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, तो यू टेल मी व्हाई यू अगेन केम एज अ प्रोड्यूसर? एक तो कोई कंट्रोवर्सी तो हुई नहीं, आपने कहीं पढ़ा हो सुना हो तो तो बताइए. अभी आगे चल के तो मतलब यही है कि इट्स वेरी डिफरेंट. देखिए क्या होता है, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं ना, जो मेरी कमर्शियल फिल्मों में भी आपने देखा है कि मैं देश प्रेम मेरी फिल्मों में होता ही है, और मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत अपने देश से प्यार करता हूं. तो जब आपके सामने ऐसा एक मुद्दा है जिसमें आप देखें कि हमारे देश के हज़ारों लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद की जा रही हैं, जान ली जा रही है, एक वायलेंस का एक पागलपन चल रहा है, तो आपको लगता है कि ये अब आपका फ़र्ज़ है. और मुझे लगता है कि केरला स्टोरी के बाद ऐसी कहानियाँ बोलने की हिम्मत और बढ़ी है, कम नहीं हुई. वैसे हम लोग ज़्यादा डरते नहीं हैं, अगर कोई ऐसा थ्रेट वेट आता है तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्या बात. और करना पड़ता भी है. देखिए हर एक इंसान को अपने देश के लिए थोड़ा बहुत तो करना भी चाहिए. अब आप मुझे बताइए कि हम जो कर रहे हैं वो इनके फैमिलीज़ ने जो सेक्रीफाइस किया उसके सामने क्या है? कुछ भी नहीं है. हम तो
सिर्फ उनकी बात को लोगों तक लेके आ रहे हैं। इनके पेन को किसी को तो जबान देनी पड़ेगी ना। तो हम तो मानते हैं कि हम लकी हैं कि हम इनके पेन को लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां। आई थिंक थैंक यू सो मच विपुल सर वंस अगेन फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड द कास्ट एंड क्रू। मैं चाहता हूं कि दिस इज अ टाइम फॉर फोटो ऑप, सो मैं चाहता हूं सभी द एंटायर टीम ऑफ मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं इन द एंड कि इन लोगों की जो पेन है, इन लोगों का जो दर्द है, उसे आप लोग इतना बड़ा बनाएं कि आगे किसी सिक्योरिटी ऑफिसर या किसी जवान या किसी कॉमन इंसान की जान बस्तर में ना जाए और ये नक्सलवाद हमेशा के लिए ख़त्म हो। इसमें हम सब अपना कंट्रीब्यूशन करें, यही इन लोगों के लिए हमारा सच्चा सपोर्ट होगा। थोड़ा बीच में सर, थोड़ा सेंटर में अगर आ जाएंगे आप, आई थिंक फॉर देयर कैमरा एंगल्स इट्स फाइन, वर्क्स कूल। राइट, ऑल्सो सर द कास्ट टू प्लीज बी हियर। मैं चाहता हूं कि हमारे साथ जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज जो मौजूद हैं, टू प्लीज ज्वाइन इन द स्टार कास्ट। मैम प्लीज आप ज्वाइन कीजिए। द एंटायर टीम ऑफ बस्तर द नक्सल स्टोरी, वी हैव रियल stars and along with us. All the family members to please join the team. Ada to please come in between as requested by media.